हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम नॉवल का पार्ट नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। एमिली का इस्लामी नाम साहिद साहब की इमाम पर साहलिया रखा गया था। साहिद ने निकाह के फौरन बाद साहलिया को अपार्टमेंट से निकालकर अपने नए फ्लैट में शिफ्ट कर दिया था। ये फ्लैट जाहिद मुराद ने अभी कुछ वक्त पहले खरीदा था। उसके बाद भी उनके सिवा बस जाहिद उसका एक दोस्त ही जानता था जिसने इस फ्लैट की डीलिंग जाहिद के साथ की थी। उसके निकाह के दूसरे दिन ही जाहिद मुराद इस दुनिया से चले गए थे। जायद के लिए यह सदमा बहुत ही बड़ा था। वो फिलहाल सारा बेगम को भी कुछ नहीं बताना चाहता था, जो पहले ही अपने गम में डूबी हुई थी। और ऐसे में ना वो बेटे की मजबूरी समझ पाती, ना भतीजे के साथ भी उस धोखे को बर्दाश्त कर पाती। इधर जायद शफा को भी अपनी शादी के शुरुआती दौर में ही इतना बड़ा दचका नहीं देना चाहता था, इसलिए साले को भी उसने खास हदायत दी थी कि उसकी जात के बिना ना वो किसी से मिलेगी और ना ही किसी से कोई भी रब्ता रखेगी। पाकिस्तान में सारा बेगम और शफा की इद्दत के वक्फे तक रुकने से उसे थोड़ा सा सुकून मिला था, क्योंकि अब वह हफ्ते में चाहे 2 से 3 बार ही सही साले के पास चला जाता था। मगर जैसे जैसे शफा की वापसी का वक्त नजदीक आ रहा था, उसकी परेशानी बढ़ती जा रही थी। उन्हीं दिनों साले ने उसे अपनी प्रेगनेंसी की खबर सुनाई, जो उसके सर पर किसी बम की तरह फटी थी। वो इस वक्त कम से कम इतना बड़ा खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। यह खबर उसके लिए किसी खतरे से कम ना थी। उसने फौरन साले को इस झंझट से जान छुड़वाने के लिए कहा था। वैसे भी शफा उसकी पहली बीवी थी, इसलिए उसकी पहली औलाद होने का हक शफा के बच्चे को था। साले किसी तौर पर इस बात के लिए राजी ना थी। वो अपने बच्चे को अपने हाथों से मारना नहीं चाहती थी, मगर ज़ैद ने उसके सामने 2 ऑप्शन रखे थे। उसे अपने बच्चे और ज़ैद में से किसी एक को चुनना था, और यहीं आकर वो हार गए थे। उसे ज़ैद को चुनना था। जिस दिन शफा पाकिस्तान से वापस आई थी, उससे अगले दिन साले ने अपने बच्चे को हमेशा के लिए खो दिया था। ज़ैद ऑफिस का बहाना करके ज्यादातर वक्त साले के साथ ही रहता था। उसे पता था उसने साले के साथ बहुत ही बड़ी ज्यादती किया, मगर वो भी मजबूर था। इधर शफा उसकी अदम तवज्जोही पर उसे टोकती तो वो काम का बहाना करके उसे टाल देता। साले की हालत दिन ब दिन बुरी होती जा रही थी। जैद ने उसे घर से निकलने पर भी पाबंदी आयद कर रखी थी, मगर अब उसका हर वक्त का डिप्रेशन जैद की परेशानी को बढ़ाने लगा था। उसे फिलहाल कोई हल नजर नहीं आ रहा था, इसलिए उसने डॉक्टर से मशवरा किया। डॉक्टर ने जैद को सलाह दी थी कि साले को कुछ वक्त के लिए इस माहौल से दूर कर दिया जाए, ताकि उसका जमूत का शिकार जिंदगी में बदलाव आए। साले को इस वक्त जैद के प्यार और सहारे की जरूरत थी, इसलिए जैद ने ब्रिटिश कोलंबिया जाने का फैसला किया, ताकि कुछ वक्त साले के साथ बताकर वो उसके डिप्रेशन को खत्म कर सके। और यूं साले को लेकर वो ब्रिटिश कोलंबिया आ गया था, जहाँ पर आजादी के साथ उसको लेकर घूम फिर सकता था। उसके प्यार, तवज्जो और एतमाद से धीरे धीरे साले बहने लगी थी। जैद ने भी सुकून का सांस लिया था, मगर उसके दिल में मौजूद शफा के लिए गिल्ट अब मजीद बढ़ता जा रहा था। गो उसने जानबूझकर शफा के साथ ये धोखा नहीं किया था। ज़ाहिद मुराद ने खुद उसका निकाह करवाया था। आज अगर वो जिंदा होते तो हालात को बेहतर तौर पर संभाल लेते, मगर उन्हें भी शायद शफा के साथ किए हुए धोखे ने अपने आप से नजर मिलाए हुए लायक नहीं छोड़ा था, इसलिए खामोशी से इस दुनिया से चले गए थे। उन्होंने ये बात सारा बेगम तक से भी शेयर ना की थी। तभी ज़ैद ने भी अब तक खामोशी ओढ़ी हुई थी। उसे उसकी शर्मिंदगी शफा के सामने जाने नहीं देती थी। वो सिर्फ सारा बेगम की वजह से पूरे साल में बस कुछ एक दफा ही हेलमेट जा सका था, मगर ज्यादा देर वहां पर रुककर वो शफा की शिकायती नजरों को बर्दाश्त नहीं कर पाता था, इसलिए जल्दी वापस चला था। उसे ब्रिटिश कोलंबिया आए हुए 6-7 महीने हो चुके थे जब सुहेब के यहाँ पर पहले बेटे की आमद हुई। वो शफा का सामना करने से कुतराता था, इसलिए जोहेब के बेटे को भी देखने नहीं गया था। इस दौरान साले काफी हद तक संभल गए थे। उसने भी जैद की मजबूरी को समझ लिया था और उसकी सीधी सादी जिंदगी को पेचीदा कर चुकी थी। ये गिल्ट उसे काफी मुस्तरब करता था। उसकी वजह से जैद ने शफा को अपनी माँ के साथ छोड़ रखा था और खुद सबसे दूर यहाँ उसके साथ रह रहा था। साले ने जैद को शफा को यहाँ पर लाने के लिए फोर्स करना शुरू कर दिया था। वो शफा को यहाँ बुलाकर जैद की परेशानी को दूर करना चाहती थी। उसे पता था कि जैद ने उसे अपनी जिंदगी में शामिल जरूर कर लिया था, मगर उसका दिल शफा के पास था। कई बार वो रातों को उठकर बेचैनी से टहलने लगता था, तो कई बार शफा को अचानक रात के किसी पैर कॉल कर देता था। वो मुकम्मल तौर पर शफा की मोहब्बत में जकड़ा हुआ था। साले उसके लिए सिर्फ एक मजबूरी थी। साले के बार बार इसरार पर और कुछ दिल के हाथों मजबूर होकर वो शफा को लेने हेलमेट जा चुका था, मगर उससे पहले उसने शफा के लिए अलशफा को उसकी पसंद के मुताबिक सजाया था। पूरे घर को शफा की पसंद के सांचे में डाल दिया था। गो उसे शफा के साथ रहने का इतना मौका नहीं मिला था, मगर पाकिस्तान में गुजरा वो 1 महीना और फिर हनीमून के इन यादगार पलों में वो शफा की थोड़ी बहुत पसंद नापसंद को जान गया था। उसने अपने बेडरूम को अपने नका और वलीमे की तस्वीर से सजाया था। उसे साले को भी खास तौर पर यह बात समझा दी थी कि आपसे उसका सारा वक्त शफा के लिए होगा। वो पहले उसके साथ इतनी ज्यादा कर चुका था, अब मजीद उसको कोई भी तकलीफ नहीं देगा, इसलिए वो बाबा उसको ना कॉल करे और ना ही उसे मजीद वक्त तलब करे, क्योंकि शफा के हिस्से का वक्त पहले ही काफी से ज्यादा वो उसे दे चुका था। फिर वो शफा को अपने साथ ले आया। उसके आने के बाद सैद की जिंदगी फिर से हसीन हो गई थी।
वो दीवाना हुआ और उसके ईद गिर्द मुंडलाता रहता था। साले के साथ रहते हुए जो बेचैनी और इज़्तिराब उसके अंदर मौजूद था, वो शफाक के आने के बाद बिल्कुल गायब हो चुका था। वो शफाक का साथ पाकर साले को तकरीबन बुला ही चुका था। कई कई दिन बाद उसने ऑफिस आवर्स में कभी उसकी कॉल आती भी थी तो उससे उसकी ज़रूरतों के बाबत इस्तफसार करता और हैरियत पूछकर फ़ोन रख देता। सालिया ने भी उसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया था, बस उससे कभी कभी मिलने के लिए कहती थी, जिस पर वो मूड में होता तो हाँ कर देता और मिलने चला जाता, वरना उसे टाल कर जल्दी जल्दी घर पहुंच जाता जहाँ उसकी शिफा उसकी मुंतजिर होती है। इसी तरह पूरा साल बीत गया था और शिफा के इसरार पर उनका बच्चा भी इस दुनिया में आने वाला था। शायद शिफा की खुशी में होश था, उसने शिफा का हर तरह से ख्याल रखना शुरू कर दिया था। शिफा की प्रेगनेंसी के बाद से तो वह सालिद से बिल्कुल भी मिलना नहीं जा रहा था, क्योंकि वो एक पल के लिए भी शिफा को खुद की नज़र से दूर नहीं करना चाहता था। ऑफिस के काम में भी उसका दिल नहीं लगता था। वो बामुश्किल ऑफिस जाता और जल्दी जल्दी काम निपटा कर घर वापस आ जाता। जैसे जैसे शिफा की डिलीवरी का वक्त करीब आया था, उसने हर मसरूफियत को बिला डाला था। आज होटल में भी जब ज़ुहैब ने उसे साले के साथ देखा था तो वो वहां पर उसे यही बताने गया था कि वो अब उससे शिफा की डिलीवरी तक नहीं मिल सकता। अभी वो पूरे 1.5 महीने बाद साले से मिला था और उसके बेहद इसरार पर उसने वहां पर लंच के लिए टेबल बुक की थी। साथ में साले के कहने पर रूम भी बुक करवा लिया था। साले के कुछ वक्त के साथ उसे बताना चाहती थी, न जाने फिर वो कितने दिनों बाद उसे मिलता, इसीलिए उसे साले की हवाइश मान ली थी। जैद अभी ज़ुहैब को अपनी राबादात सुना ही रहा था कि लॉन्च के बाद धर्म से कुछ गिरने की आवाज़ आई। वो दोनों तेजी से बाहर आए तो शफा का बेहोश वजूद जमीन पर पड़ा हुआ था। यकीनन वो सब कुछ सुन चुकी थी। जैद ज़ुहैब को साथ लिए फौरन शफा को लेकर हॉस्पिटल रवाना हो गया था, जहां ट्रीटमेंट के बाद शफा को होश में आ गया था। जैद शफा से इतना ज़्यादा शर्मिंदा था कि उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। बामुश्किल हिम्मत मुजतमा करके जब वो उसके रूम में पहुंचा तो शफा ने उसको देखा खामोशी से आंखें बंद कर ली थी। उसे कोई भी शिकवा शिकायत नहीं किया था। डिस्चार्ज होने के बाद घर पहुंचने तक उसने जैद से कोई भी बात ना की थी। उसे बस एक चुप सी लग गई थी। डॉक्टर ने जैद से शिफा का ख्याल रखने के लिए कहा था और खास हदायत दी थी कि उसे टेंशन से दूर रखा जाए। तभी जैद ने भी उसे छेड़ना मुनासिब नहीं समझा था। शिफा को घर ले जाने के बाद सुहेब वापस हैमिल्टन जाने के लिए निकल गया था। जाने से पहले उसने जैद को कुछ दिन साले से दूर रहने और शिफा से इस मामले में बात ना करने के लिए कहा था, क्योंकि इस वक्त उसका किसी भी तरह की टेंशन लेना खतरनाक था। घर आने के बाद शिफा ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। वो अब तक खुद को यकीन नहीं दिला पाती कि उसके साथ उसके शोहर ने इतनी बड़ी बेवफाई की है। उसके साथ उसके बाप जैसे ससुर भी शामिल थे। वो जैद से लड़ना चाहती थी, उसे अपने साथ की गई इस ज्यादती का हिसाब लेना चाहती थी, इस दूसरी औरत को ज्यादा जिंदगी से निकाल फेंकना चाहती थी। मगर उसकी मोहब्बत अभी इतनी खुदगर्ज नहीं हुई थी कि उसकी मजबूर औरत के बारे में सब जान कर भी वो उसके साथ इतना बड़ा जुल्म करती। हाँ, मगर वो ज़ैद मुराद को फिलहाल माफ करने का कोई भी इरादा नहीं रखती थी। हो सकता है गुजरते वक्त के साथ वो समझौता कर लेती, अपने महरूम ससुर की दूरअंदेशी को भी जान लेती, मगर अभी तो ये एहसास उसे मार डालने को काफी था कि उसका शोहर तकसीम हो चुका था। उसकी जिंदगी में उसके अलावा एक औरत भी शामिल हो चुकी थी जो उस पर शिफा जितना ही हक रखती थी, और तो और वो जैद के बच्चे की मां भी बन चुकी थी। यही बात शिफा को अंदर से तोड़ रही थी। जैद पहले की तरह उसका ख्याल रख रहा था, उससे बात करने की कोशिश करता, उससे अपने बच्चे के मतलब छोटी छोटी बातें करता, जिसका वो सिर्फ हाँ हूं में जवाब देती और खामोश हो जाती है। कुछ दिन पहले ही उसने बच्चे के लिए दूसरा बेडरूम सजाया था, क्योंकि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में पता चल चुका था कि उनके घर में नन्ही सी पड़ी आने वाली है। इसलिए बच्चे के लिए रूम कलर से लेकर खिलौने तक सब पिंक कलर में थे। हर चीज शिफा ने बहुत ही दिल से खरीदी थी। वो अपने बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी और तस्वर में अपने बच्चे को पूरे घर में इधर उधर घूमता हुआ देखती थी। जैद उसकी दीवानगी देखकर मुस्कुराता रहता था, मगर अब उसने हर चीज में दिलचस्पी लेना छोड़ दी थी। घंटों एक जगह खामोशी से बैठी रहती थी। जैद अगर कोई बात करता तो बोलती, वरना खामोश रहती थी। दिन ऐसे ही बेजान रूखे फीके से गुजरे थे। शिफा का नवा महीना शुरू हो गया था। उसे किसी भी वक्त हॉस्पिटल जाना पड़ता था। जैद इस वक्त ऑफिस कोई बुलावे शिफा के साथ साय की तरह लगा हुआ था। उसका वहम उसे किसी पर चैन नहीं लेना दे रहा था। वो हर वक्त शिफा को अपनी आंखों के सामने रखता। कभी सारा बेगम की कॉल आ जाती तो उनसे और हाले से बात हो जाती। शिफा और हाले की डिलीवरी में सिर्फ 1 महीने का फर्क था। हाले शिफा के 1 महीने बाद 2 नन्ही पड़ियों को दुनिया में लाने वाली थी। उस शाम भी जैद शिफा को अपने सामने जूस और फ्रूट्स की एक प्लेट जबरदस्ती खत्म करवा कर अभी वॉशरूम गया ही था कि उसका मोबाइल बजने लगा। शिफा ने चौंका मोबाइल को देखा। उस पर चमक तबीयत साले के नाम को देखकर फौरन से कॉल रिसीव कर ली। दूसरी जानब साले उसके बोलने का इंतजार किए बिना नॉन स्टॉप शुरू हो गए थे। उसकी न आने की शिकायतें, तवज्जो न देने का गिला, उसको भूल जाने का दुख, और आखिर में वो खबर जिसने शिफा को औंधे मुंह जमीन पर फेंक दिया था। उसने बताया कि वो प्रेग्नेंट है, यानी
साहलिया ज़ैद की औलाद को जन्म देने जा रही थी। शफा, जो अब तक साहले के पहले बच्चे का सुनकर ही कबूल नहीं कर पाई थी, दूसरी बार के इस इंकशाफ ने उसको दोबारा से मफलूज कर करा दिया था। दूसरी तरफ से साहलिया से ज़्यादा समझकर मसलसल उसका इस सब्र पर रतेमत जानने की मुतमन्नी थी। मगर जब काफ़ी देर ज़ैद ने किसी बात का जवाब ना दिया तो ठटक गई, क्योंकि ज़ैद कितना ही मसरूफ क्यों ना हो, उसकी कॉल्स और मैसेजेस का रिप्लाई ज़रूर करता था और उसकी शिकायतों को अपनी तसल्ली तशवीश से दूर करने की कोशिश करता था। मगर आज पहली बार उसका बोलना साले को किसी अनहोनी का एहसास ला रहा था। साले ने बिना कुछ कहे खामोशी से कॉल काट दी। ज़ैद जब बाथरूम से बाहर आया तो उसने शफा को बेड पर ताकत पाया था। वो खामोश बैठी आंसू बाहर थी। उसके हाथ में ज़ैद का मोबाइल था। किसी अनहोनी के एहसास से ज़ैद का दिल बेसाता तेज से सिकुड़ कर फैला। उसने जल्दी से आगे बढ़कर शफा को थाम लिया, मगर उसने एक नजर भी उसकी तरफ नहीं देखा था। ज़ैद ने उसके हाथों में थामा मोबाइल जैसे उठाकर चेक किया, उसके बदतरीन अंदेशात की तस्दीक हो गई थी। शफा ने साले की कॉल रिसीव की थी। ज़ैद ने शफा के कानों से थाम कर अपने साथ लगा लिया था। उसके सीने से लगी हुई शफा चिल्लाना चाहती थी, उसे खुद से दूर करना चाहती थी, उसका गिरबान पकड़ कर अपने साथ हुए इस धोखे का हिसाब लेना चाहती थी, मगर उसकी आवाज गले में घुट रहे थे। उसे आंसू भरी आंखों से सर उठाकर एक नजर ज़ैद को देखा। ज़ैद, मेरे साथ साथ हमारी बेटी के साथ भी तुमने बेईमानी कर दी। उसके हिस्से का प्यार अब तुम दूसरी औलाद को दोगे। शफा ने दर्द पड़े हुए लहजे में कहकर आंखें मूंद ली। उसकी हालत बिगड़ने लगी थी। ज़ैद ने ना समझी उसका चेहरा देखा, मगर लम्हों में उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। ज़ैद उसको देखकर घबरा गया और जल्दी से हॉस्पिटल लेकर पहुंचा, जहाँ उसने जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ते लड़ते ऑपरेशन से बच्ची को जन्म दिया। मगर मौत और जिंदगी की इस जंग में मौत जिंदगी से जीत चुकी थी। शफा हमेशा के लिए ज़ैद को अकेला छोड़कर दुनिया से रुखसत हो गए थे। वो ज़ैद से बिना कोई शिकवा शिकायत किए, बिना उससे बात किए, बिना उसे अपनी सफाई पेश करने का मौका दिए, उससे रूठी हुई इस दुनिया से चली गई थी और पीछे पछतावे में गिरे हुए ज़ैद को हमेशा के लिए कभी ना खत्म होने वाली अजियत की भट्टी में झोंक गई थी। जो जवान भतीजी की मौत की खबर सारा बेगम बिजली बांगर गिरी थी। शफा की मौत ने उन्हें तोड़ कर रख दिया था। गम व सदमे से टूट जब वो सहेब और हाला के साथ ज़ैद के पास पहुंची तो ज़ैद की हालत उनसे ज्यादा काबिल रहम थी। वो बुत बना शफा के दुपट्टे को सीने से लगाए हुए एक तरफ खामोशी से बैठा हुआ था। उस सहेब ने आगे बढ़कर उसे सीने से लगाया, मगर उसकी आंखों से एक आंसू ना गिरा। हॉस्पिटल से शफा की बॉडी को घर ले जाने तक वो ऐसे ही खामोश मुजस्मा बना बैठा रहा था। पाकिस्तान में भी शफा का घर उसकी मौत की खबर पहुंच चुकी थी। वहां भी उसकी जवान मर्गी पर सिर्फ मातम बाज चुकी थी। शफा के वालिद जाबर अहमद कनाडा आना चाहते थे, मगर सुहेब ने उन्हें रोक दिया था, क्योंकि उन्हें अगले दिन पाकिस्तान के लिए निकलना था। शफा की तदफीन वही होनी थी। अगले दिन वो सब पाकिस्तान के लिए निकल चुके थे, सिवाय हाले के। उसकी हालत इतना लंबा सफर करने के लिए नहीं थी, इसलिए वो सनान के साथ अपनी आंटी के पास यहीं पर रुके थे। पाकिस्तान में शफा की बॉडी को उसके माँ बाप के घर पर लेकर जाया गया था, वहीं से उसे कब्रिस्तान लेकर जाया ना जाना था। शफा और दोनों भाइयों से छोटी और इकलौती बहन थी। उसके बड़े दोनों भाई शादीशुदा और बाल बच्चों वाले थे। शफा को उन्होंने अपनी औलाद की तरह चाहा था। उसकी जवान मौत ने उन्हें भी पागल सा कर दिया था। सारा बेगम, जिन्होंने शफा की नन्ही सी बेटी को अपने सीने से लगाया हुआ था, शफा के भाई इस बच्ची को अपनी बहन का कातिल समझ रहे थे। इस नन्ही सी बच्ची की तरफ से उनके दिल में लगने वाली ये पहली गिरा थे। शफा के बेजान वजूद को जब घर से कब्रिस्तान लेकर जाया जा रहा था तो गम से चूर वजूद के साथ पोती को सीने से लगाया सारा बेगम दाढ़ी मार मार कर रोए। उन्हें इस नन्ही से जान पर कुदरत का किया हुआ यह जुल्म मारे डाल रहा था। वो सारा दिन बच्ची को खुद से लगाए रोती रही। रात को जब शफा की माँ ने उन्हें सोने के लिए भेजकर बच्ची को उनसे लेना चाहा तो उन्होंने शिद्दत से पोती को अपने साथ बींच लिया। वो अपनी पोती को अपने से दूर नहीं होने देना चाहते थे। वो इसकी दादी से पहले उसकी माँ पान को उसे पालना चाहते थे, इसलिए वो अभी से अपनी पोती को खुद से मानूस करना चाहती थी। वो शफा की माँ को मना करते बच्ची को गोद में लिए सोने के लिए कमरे में चली गई थी और बच्ची को सीने से लगाए सोने के लिए लेट गई थी। सुबह गम से चूर चूर वजूद के साथ ज़ैद माँ के पास पहुंचा, उन्हें जगाने के लिए। जैसे उन्हें हाथ लगाया, उनका ठंडा वजूद मुर्दा वजूद एक तरफ टल गया था। रात के किसी पैर सारा बेगम को हार्ट फेल हो गया था। उसके चीख चीख कर ज़ुहैब को आवाज़ें देने से कुछ ही देर में पूरा गल मेहमानों समेत कमरे में जमा हो गया था। ज्यादा सदमे से दिल बंद हो रहा था। सिर्फ एक दिन के वक्फे से उसे मिलने वाला ये दूसरा झटका था। पहले जान से प्यारी बीवी और माँ को भी वो खो चुका था। ज़ैद ने कमरे में मौजूद माँ के मुर्दा वजूद से लिपट कर रोते हुए ज़ुहैब पर एक दुखी नजर डाली थी। शिद्दत गम से उसकी आंखें भी इस वक्त लाल अंगारा हो रही थी। तभी शफा के भाइयों की आवाज उसके कान में पड़ी थी, मनहूस कहेंगे। ज़ैद ने चूंकि अपने दोनों सालों की तरफ देखा, जो नफरत से उसकी बेटी को देखते हुए उसे मनहूस कह रहे थे। उसने गर्दन घुमाकर अपनी माँ के पहलू में रोती हुई बेटी को देखा। जिस दिन से वह पैदा हुई थी उस दिन से आज उसने अपनी बेटी को देखा था। बच्ची शायद भूख की वजह से बिलक बिलक कर रो रहे थे। ज़ैद ने रोती हुई बेटी को बगौर देखा था। अब शफा के भाइयों के साथ कुछ और लोगों की आवाज भी ज़ैद ने सुनी थी।
جو اس کی بیٹی کو ماں اور دادی کی موت کا ذمہ دار ٹھہرا رہے تھے۔ منحوس ہے یہ بچی جو پیدا ہوتے ہی ماں کو کھا گئی، اور دادی جو کل سے اسے سینے سے لگائے ہوئے تھی ان کو بھی نہیں چھوڑا اس نے۔ توبہ توبہ، یہ بچی نہیں ڈائن ہے۔ باپ کی زندگی برباد کر کر دی اس نے۔ ہنستی بولتی شفا کیسے صحیح سلامت خوش باش سی گئی تھی یہاں سے، مگر سننا ہے کہ اس بچی کی پیدائش سے پہلے وہ سخت بیمار پڑ گئی تھی اور ہر وقت روتی پیٹتی رہتی تھی۔ ہنسنا مسکرانا تو وہ جیسے بھول سی گئی تھی۔ اب بیچارے باپ کو دیکھو، شادی ہوئے ابھی وقت ہی کتنا ہوا ہے، اور کیسے پالے گا اب اس منحوس کو اکیلے۔ مختلف آوازیں ذات کے کان میں پڑ رہی تھی اور دل پر نقش ہوتی جا رہی تھی۔ ہاں صحیح تو تھا، جب سے شفا پریگننٹ ہوئی تھی اس کی زندگی سے ساری خوشیاں ہی لوٹ کے تھی، ورنہ اس سے پہلے انہوں نے ایک ساتھ کتنا یادگار وقت گزارا تھا ایک دوسرے کی سنگت میں۔ اس وقت وہ ٹوٹا بکھرا شکستہ حادثہ اس کے لیے اس دنیا میں خود سے زیادہ کوئی بھی مظلوم نظر نہیں آتا۔ وہ شفا کو خود کے دیے ہوئے زخم بھول گیا تھا، وہ اپنے پیدا کردہ حالات کو بھول گیا تھا، وہ شفا کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو، اس کی بیٹی کو بھول گیا تھا، وہ اس بچی کے لیے شفا کا پیار بھول گیا تھا، وہ سب سے طاقتور چیز تقدیر کو بھول گیا تھا۔ اسے ہر بات کی ذمہ دار وہ ننھی سی معصوم صورت بچی لگ رہے تھے، وہی تھی اس کی بربادی کی وجہ۔ نہ وہ پیدا ہوتی، نہ اس کی شفا جان سے پیاری ماں اس سے جدا ہوتی۔ اس نے نفرت بڑی نظر روتی بلکتی ہوئی اپنی بیٹی پر ڈالی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس وقت ان کا مشترکہ بیڈ روم میں افراتفری کا سا سما تھا۔ ان چاروں کا میک اپ تقریباً مکمل تھا، مگر پھر بھی وہ مطمئن نہیں ہو پا رہے تھے۔ ہر کوئی تھوڑی دیر بعد دوسرے کو دکھا دے کر آئینے کے سامنے سے ہٹا دیتا اور خود کا دوبارہ سے نئے سرے سے خود کا تنقیدی جائزہ لینا شروع کر دیتا تھا۔ وہ چاروں اپنے گیٹ اپ سے کسی حد تک مطمئن نہیں ہو پا رہے تھے۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں وہ پکڑے نہ جائیں، کیونکہ جس شخص کو انہیں اپنی اس توڑ پھوڑ کا پکا یقین دلانا تھا نا، وہ اتنے کچے کھلاڑی نہ تھے۔ انہیں پھنسانا اتنا بھی آسان نہیں تھا۔ آخر وہ فہیم دا ڈیشنگ کمینے کے والد صاحب ہونے کا شرف رکھتے تھے۔ سالوں سے فہیم کی ذلیل حرکتوں کو بھگتے آ رہے تھے اور ان کی دو نمبری بہانوں کو پکڑنے میں اب ہاتھ سے ایکسپرٹ بھی ہو گئے تھے۔ آج ان چاروں کو انکل سے ہیلمٹ میں رکنے کا ہفتہ 10 دن کا پرمٹ چاہیے تھا، اور فہیم کے والد صاحب نے اس کو ایک پیار بھرا ہوا واٹس ایپ کر کے جلد جلد پہنچنے کی وارننگ بھی دے دی تھی۔ اس لیے اب وہ چاروں عادی کے آئیڈیز پر عمل کرتے ہوئے اپنے بیچ ہوئی پیار بھری لڑائی کو انہیں ایکسیڈنٹ کا روپ دینا چاہتے تھے۔ عادی کے مطابق اسی صورت انہیں نجات مل سکتی تھی۔ اپنا میک اپ مکمل کرتے حالب جلدی سے رکیم کا لیپ ٹاپ لے کر بیڈ پر جا بیٹھا تھا اور فہیم کو پاکستان کال کرنے کا اشارہ کیا۔ فہیم اپنے ڈرائیور کو کال ملاتا ہوا کال اسپیکر پر ڈال کر حالب کے پاس جا بیٹھا۔ رکیم اور عادی نیچے فلور کشن میں بیٹھ چکے تھے اور دوسری طرف ہوتی ہوئی بیل ان کی دھڑکنوں کو بتدریج بڑھا رہی تھی۔ وہ فرمان درانے کے لیے شکار تھے اور شکاری کے سامنے سے باحفاظت بچ نکلنا چاہتے تھے۔ دوسری طرف فرمان صاحب نے ان کی کال پک کر لی تھی۔ السلام علیکم ڈیڈ، کیسی ہیں آپ؟ آواز کو نہایت ہی درد بڑا کر کے مدم لہجے میں کہا گیا تھا۔ وعلیکم السلام برہودار، میری حیرت کو چھوڑو، تمہاری حیرت مجھے خاصی مشکوک لگ رہی ہے۔ کیا ہوا؟ آواز اتنی بجھی ہوئی کیوں نکل رہی ہے؟ وہ فہیم کی غیر متوقع کال اور آواز سنتے سمجھ گئے تھے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ ان کا یہ چھوٹا بیٹا ہمیشہ ان کے لیے ایک چیلنج رہا تھا۔ وہ ہمیشہ ایسے امور سے انجام دیتا رہتا تھا جو ان کی بیوی بڑھانے میں کارگر ثابت ہوتے تھے، پھر بھی وہ اسے بے حد چاہتے تھے۔ اس کے دم سے ان کے گھر میں رونق لگی رہتی تھی۔ جب سے وہ گیا تھا پورا گھر بائیں بائیں کر رہا تھا۔ پہلے اس کی ماں ہی اسے مس کر تھی اور اب وہ بھی شدت سے یاد کرنے لگے تھے، تبھی جلدی سے اسے واپس آنے کے لیے فورس کر رہے تھے۔ جی ڈیڈ سب ٹھیک ہے، بس ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا ہم لوگوں کا، ہم تھوڑی چوٹیں آئی ہیں، ابھی کچھ دیر پہلے بینڈیج کروا کر آئے ہیں۔ فہیم نے اپنی آواز میں نقاہت سموتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا کب ہوا ایکسیڈنٹ؟ صبح تک تو ایسا کوئی بھی آثار تھے نہیں ہے، مصور نے غالباً صبح ہی حالب سے بات کی تھی، تب تک تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا، ہم بھی وہیں تھے جب اس نے حالب کو کال کیا تھا۔ فرمان ترانی نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ بھی فہیم کے والد صاحب ہیں، اتنی جلدی اس کے چار میں پھنسنے والے نہیں ہیں۔ فہیم نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے سوچا، ڈیڈ شام کو ہم لوگ تھوڑی شاپنگ کرنے کے لیے نکلے تھے صاحب کے لیے، راستے میں ہماری چہیتی نے ہائی وے پر ہی جواب دے دیا۔ ہم لوگ ابھی سوچ رہے تھے کہ پیدل مارچ کرتے ہوئے شاپنگ مال چلیں گے کہ تبھی ایک تیز رفتار گاڑی نے ہماری گاڑی کو ٹکر مار دی۔ میں اور حالب باہر نکلنا چاہتے ڈیڈ، وہ تو شکر ہوا اس سے پہلے ہی گاڑی نے ہمیں ٹکر ماری، ہمیں کافی چوٹیں لگی، رکیم اور ہادی بھی زخمی ہوئے ہیں۔ وہ تو بر وقت رکیم نے گاڑی کو کنٹرول کر لیا ورنہ ہم بچتے نہیں۔ فہیم نے اپنی آواز میں رکت طاری کرتے ہوئے کہا تھا۔ اوہ یہ تو بہت ہی برا ہوا، ہائی وے پر ایکسیڈنٹ، وہ بھی تیز رفتار گاڑی سے۔ بیٹا جی کینیڈا گورنمنٹ کافی بیک ورڈ نہیں ہو گئی ہے، لگتا ہے وہاں بھی لوگ پاکستان کی طرح شتر بے مہار گھوم رہے ہیں، ٹریفک رولز کو اب وہاں پہ بھی سب نے فالو کرنا چھوڑ دیا ہے شاید، انہوں نے مصنوعی افسوس سے کہا۔ ان کے موبائل کا اسپیکر آن تھا اور آواز ان کے آفس میں موجود ان کے تینوں دوست باہر بھی سن رہے تھے۔
ان کے یہ تینوں دوست حالب، رکیم اور عادی کے والد بزرگان بھی تھے، اس لیے فرمان رانی سمیت ان تینوں کے ہونٹوں پر بھی ایک شرارتی مسکراہٹ تھی۔ وہ سب اپنے بچوں کی چالاکیوں سے بخوبی واقف تھے۔ ہاں ڈیڈ، سچ یہاں کا سسٹم بھی نہایت ہی کرپٹ ہو گیا ہے، ہر ڈپارٹمنٹ میں کرپشن پھیلا ہوا ہے، فہیم نے مصنوعی طاقت سے کہا تھا۔ وہ تینوں سے مسلسل اشارہ کر رہے تھے کہ انہیں جلدی سے ویڈیو کالنگ کے لیے کہے، اس لیے وہ بات سمیٹتے ہوئے انہیں اصل بات کی طرف لے کر آیا۔ ڈیڈ، آپ کو دیکھنے کا بہت ہی من ہو رہا ہے، ویڈیو کال کر رہا ہوں، پلیز آپ اپنے لیپ ٹاپ سے آن لائن آئیں ذرا۔ فہیم نے جلدی جلدی بولتے ہوئے انہیں کچھ بھی کہنے کا موقع دیے بنا کال ڈراپ کر دی تھی اور بے ساتھ ایک سکون بڑی سانس لی۔ اسے یہ انتہائی مشکل کام اس حالب کے بچے نے سونپا تھا۔ جلدی سے کال لگا اب، بے غیر تو کمینوں، سب مشکل کام تم مجھ سے کروانے ہوتے ہیں، اگر ڈیڈ کو ذرا سا بھی شک پڑ گیا نا تو وہ یہیں آ کر ساتھ میں مجھے توڑ پھوڑ کر ڈالیں گے، اسے حالب کو گھورتے ہوئے کہا تھا، اور حالب نے ایک منٹ کی دیری کیے بنا ایک سوشل سائر سے انکل کو کال ملا دی تھی۔